हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हम पढ़ रहे थे टॉपिक दैट इज कंडक्शन। बच्चों कंडक्शन आपका लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो चुका है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो हमें कंडक्शन के ऊपर कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। कैसे सर? क्योंकि कंडक्शन से मोस्टली आप जेई मेंस ले लो, नीट ले लो, एम्स ले लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं? या तो आपसे वाई शेप्स के पैटर्न पे पूछ लेगा, है ना, वाई शेप के पैटर्न पे, टी शेप के पैटर्न पे, है ना। मान लो आपको इस तरीके से दो रोड दे दी, एक इधर रख दी, एक इधर रख दी, टी शेप बन गई। अब बोला कि यहाँ से जंक्शन पे जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, आपको वाई शेप में दे देगा। तो वो सारे पैटर्न भी हम करेंगे। दूसरा पैटर्न क्या बनता है, जैसे हम याद है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते थे, उसी तरीके से यहाँ पे थर्मल सर्किट भी बनाते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उन सभी को सोल्व करेंगे। और दूसरा आपके एक टॉपिक और बच जाता है, दैट इज इग्नेस हॉर्स एक्सपेरिमेंट। और दूसरा टॉपिक है टेम्परेचर वाटर इन द लेक, मतलब पानी की जो झीलों में जो सर्दियों में जब पानी में टेम्परेचर फॉल होता है तो वो किस तरीके से होता है, वो भी हम हीट करंट के बिहाफ से समझने का ट्राई करेंगे। तो इन्हीं सभी जितने भी बचे कुचे आपका मटेरियल था उन सबको कलेक्ट करके मेरे को ये लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ा, ठीक है। तो जिन बच्चों को मतलब अपने 11th के हिसाब से NCERT का जितना ही पढ़ना है तो वो इस लेक्चर को स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं, जिसमें हमने कन्वेक्शन डील किया है, ठीक है। बाकी कंडक्शन जो है वो आज आपका ख़त्म होगा। आज हम सारे पैटर्न को, सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, ठीक है। बचे कुछ क्वेश्चंस हम चैप्टर के लास्ट में करते ही हैं, आपको पता है, इम्पल्स के नाम से, ठीक है। तो डील करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पेश है आपके सामने, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियों की गूंज मुझे मेरे कानों तक आ रही है। तो बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पैटर्न पे चले उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दो रोड है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K, इसमें कोई बुराई वाली बात। एक की कंडक्टिविटी K और एक की थर्मल कंडक्टिविटी 2K, ओके। मैंने क्या किया, इन दोनों रोड को अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में किया। इन दोनों रोड को क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में किया। कर दो सर। सेम रोड को थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, सीरीज से हटा के पैरेलल में लगा दिया। सिंपल। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इसको सीरीज से हटा के पैरेलल में लगा दिया। लगा दो सर, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड, आपका मार्कर, आप जो चाहो वो करो, हमें क्या, ठीक है। खपाच खुपाच खुपाच खुपाच, ये लो भैया, ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है। दैट इज K एंड दैट इज 2K। क्या मेरे छोटे छोटे मासूम से बच्चों को ये क्वेश्चन डरावना लग रहा है? सर अभी तो लग रहा है। सुनो, अब उस नालायक क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, उस नालायक ने एग्जाम में ये बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग, सुनना समझना, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सर अब इतने भी हम नालायक नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर आप तो हमारी बेइज्जती करने पे तुले हो, दिखाई देता है सीरीज पैरेलल, ठीक है। चलो, उस नालायक ने क्या कहा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर T1 एंड T2 है। सुनना, उस शब्दों को सुनो, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों कॉम्बिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना, T1 T2। तो एक्स एक्सिस कैसी होती है, ऐसे होती है हॉरिजॉन्टली, तो दो टेम्परेचर T1 T2 ऐसे लिख सकता। कुल मिला के वो नालायक कहना क्या चाहता था कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 T2 है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 T2, ऐसा वो बोलना चाहता था। बस उसको थोड़ा सा घुमा के उसने बोल दिया एक्स एक्सिस, है ना। तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन की बात। अब बच्चों अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमने डील किया हीट करंट, हीट करंट, हीट करंट। क्या हमने कहीं पर ओनली अमाउंट ऑफ हीट की बात करी? अभी तक के सभी क्वेश्चंस में हमने किसके साथ डील किया, हीट करंट, हीट करंट, दनादन। क्या लेकिन हमने हीट के बारे में डील किया? नहीं किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे हीट के बारे में बात करते हैं। तो ये नालायक ये बोलता है मुझसे बड़े प्यार से कि मैं
सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसकी बात कर रहा हूँ अभी, इसकी बात नहीं कर रहा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो नालायक क्या बोलता है कि t इज इक्वल टू 9 सेकंड, कितना टाइम, 9 सेकंड में क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ओ माई गॉड, क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो, कौन से कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन से, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो भैया, ये लो साहब, उसने हीट करंट की जगह किसकी बात करी, हीट की, ओनली अमाउंट ऑफ हीट यानी क्यू की बात करी। तो उसने क्या कहा कि 9 सेकंड में इस पूरे कॉम्बिनेशन से कितनी हीट बाहर निकलती है, क्यू। तो वो चाहता क्या है, ये तो हुई बात गिवन आइटम, ठीक है, ये तो उसने हमें दे दिया। अब वो चाहता क्या है हमसे, वो आपसे आपकी मोहब्बत चाहता है, नहीं सॉरी बच्चों, वो क्या कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करवाने के लिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना टाइम लगेगा। वो क्या कह रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, बोले तो Q, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट यानी कि Q पास आउट होने के लिए फॉर, ऐसा लिख देता हूँ, फॉर फ्लोइंग, ऐसा लिखते हैं, फॉर फ्लोइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट Q, हाउ मच टाइम, this combination will take, this combination will take। बोले तो आप क्वेश्चन को समझो, समझे बात को। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन से Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करवाने के लिए 9 सेकंड का टाइम लगता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से सेम Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है, इसमें भी हीट करंट अप्लाई कर दो, इसमें भी हीट करंट अप्लाई कर दो, ठीक है, इधर भी हीट करंट अप्लाई कर दो, इधर भी हीट करंट अप्लाई कर दो। कि अच्छा सर कर दी, लेकिन हमसे तो हीट करंट के बारे में पूछा ही नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हीट करंट को आप Q/T लिखते हो, हीट करंट को आप क्या लिखते हो, Q/T लिखते हो। आपको क्या चाहिए, Q चाहिए, तो क्या कर दो, Q इज इक्वल टू H इंटू टी लिख दो, खत्म भाई। Q इज इक्वल टू क्या लिख दो, H इंटू टी लिख दो भाई। आप क्या लिखते हो, H1 बराबर H2 वगैरह वगैरह जो भी आप लिखते हो, ठीक है। अब जो भी आप लिखते हो उसमें क्या कर दो, H की जगह Q/T की फॉर्म में रख दो। H लिखते थे, H की जगह Q/T लिखना स्टार्ट कर दो। अब कौन सा दिक्कत हो रहा है, पहले क्या लिखते थे हम, H हीट करंट को ऐसे लिखते थे, अब Q/T लिख दो, खत्म, सिंपल था क्वेश्चन है। करो एक बार ट्राई करो, हो गया होगा, चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास, भूल जाओ कि मुझे क्या निकालना है, भूल जाओ मुझे कुछ नहीं आता, सिंपल सा क्या करो, अप्लाई सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला केस क्या है, ये मान लो इसे ले लेता हूँ मैं केस 1, इसे बोल दिया मैंने केस 1 और इसे बोल दिया मैंने केस 2। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके होते हो हमें कैसी दिक्कत, थैंक यू बच्चा, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, को 5, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो भैया आगे चलो, समझना बात को, मुद्दे की बात को। सर आ जाते हो रात को, थैंक यू। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, यही होता है, बहुत बढ़िया। इसके लिए R1 की वैल्यू बताओ भैया क्या है, सर L/Ka, ये R1 का फॉर्मूला है। अच्छा, फर्स्ट वाली रोड के लिए लेंथ कितनी, इसकी लेंथ मैंने आपको नहीं दी क्या, अरे रे 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 रे, राम 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 राम, पाप हो गए ये तो सर। चलो, और जो इनकी ये लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, इसकी भी L है और इसकी भी L है, इधर भी इन दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हो गया L, थर्मल कंडक्टिविटी K,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। चल अच्छा, इन दोनों का एरिया भी सेम है यहाँ पे, वैसे ये बात बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 बोलो, वो भी सेम एल अपॉन, अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी कितनी इसकी 2K, एरिया इसका भी ए। R इक्विवेलेंट सोल्व करो इसका, R इक्विवेलेंट L अपॉन के ए प्लस L अपॉन 2KA, ये कितना बन गया, कितना बन गया भैया, ये 3/2 L अपॉन के। सिंपल एडिशन किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई मैंने, ठीक है भाई। क्या है R इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होता है R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू दिस, R2 की वैल्यू दिस, इन दोनों को आपस में वैल्यू पुट किया और ऐड कर दिया, तो आंसर कितना है 3/2 L/K, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो यहाँ से बात करते हैं हीट करंट के लिए, किसके लिए बात करेंगे, हीट करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हीट करंट इज इक्वल टू क्या भैया, डेल्टा टी बाई आर, डेल्टा टी बाई आर, इसका आर इक्विवेलेंट। अब देखो H इज इक्वल टू डेल्टा टी, सीरीज कॉम्बिनेशन में डेल्टा टी बोलो सर, T1 माइनस T2, सीरीज मान लो हीट इधर से इधर फ्लो हो रही है, हीट कैसे फ्लो हो रही है ऐसे, और ऐसे बाहर निकल रही है। चलो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना T1 माइनस T2, सो टेम्परेचर डिफरेंस इज T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो यहाँ तक, ठीक है, ओके। आर इक्विवेलेंट कितना, ये रहा आर इक्विवेलेंट, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये रहा, पुट कर दो 3/2 L अपॉन के ए। अभी इसे छेड़ो मत, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 L अपॉन के ए, 3/2 L अपॉन के। बच्चों ये तो बात हुई, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि हीट करंट को क्या लिखा जा सकता है, Q अपॉन टी, हीट करंट को क्या लिखा जा सकता है Q अपॉन टी। तो यहाँ पे H की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, H की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन टी, मतलब फ्लोविंग हीट पर यूनिट टाइम, फ्लोविंग हीट और टोटल टाइम, ठीक है साहब। फॉर्मूला T1 माइनस T2, ये 2 इंटू के इंटू ए, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा 2KA, नीचे कितना बच गया 3 इंटू एल, सिंपल सा बात, ठीक है। अच्छा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना टाइम ले रही है 9 सेकेंड, तो यहाँ टाइम की जगह कितना लिख दो 9 सेकेंड लिख दो यार भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में टाइम कितना ले रही है 9 सेकेंड, तो H इज इक्वल टू Q/T की जगह मैंने 9 सेकेंड लिख दिया। ये बात हो गई आपके कि ये मान लो ये बात हो गई, ये फर्स्ट क्यों लिखा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ऐसा लिख देते हैं फ्लोविंग हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, QS, फ्लोविंग हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है साहब। अब बात करते हैं केस 2, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई बच्चों देखो रोड भी सेम है ना, बस मैंने क्या किया पहले सीरीज में लगा रखा था, अब पैरेलल में लगा दिया, तो इनका R1 और R2 तो सेम ही रहेगा, R1 और R2 तो सेम रहेगा, फर्क किस में आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो बार बार लिखने की जरूरत है क्या R1 R2, नहीं है सर, तो 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2, कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना होगा 1/R1, यहाँ से बोलो KA/L, KA/L, भाई R1 कितना L/K, तो 1/R1 कितना, इसका अपोजिट कर दो, इसका इन्वर्स कर दो, बोले तो KA/L, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, हाँ। R2 कितना L/2KA, जब 1/R2 निकालूंगा तो इसका भी इन्वर्स होगा, तो 2KA/L, 2KA/L, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा ये 3KA/L,
तो इसका जो 1/r इक्विवेलेंट है वो कितना आया 3KA/L। आई बात समझ में? चल अब बात करते हैं थोड़ा सा और। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हीट करंट कितनी होगी? Q कितनी? Q पैरेलल। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो होने वाली हीट, पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो होने वाली हीट को मैंने क्या बोल दिया? QP। मान ले कितना टाइम लग गया? T। मुझे ये टाइम ही तो निकालना है ना, मुझे क्या फाइंड करना है एक्चुअली में कि कितना टाइम लेगी पैरेलल अमाउंट से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो होने में। भाई ये हीट जो है, ये हीट पैरेलल कॉम्बिनेशन में से फ्लो होने में कितना टाइम लेगी? T। वही T मुझे फाइंड करना है, तो QP/T। यहाँ पे टाइम गिवन था इसलिए 9 रख दिया, यहाँ पे पता नहीं है तो इसमें T रख दिया। कौन सी बड़ी बात है? हाँ भाई, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन यहाँ के लिए हीट करंट इजिकल टू ΔT/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे भी सेम है, T1 - T2। टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों केसेस में क्या है? सेम है। R इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दो? ये R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखो? दिस। सो दैट इज, ये बन गया आपका 3KA/L। 3KA/L। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी, अब आपको वो क्या बोल रहा है सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हीट Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन और सेम अमाउंट ऑफ हीट Q विल फ्लो फ्रॉम दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज से फ्लो होने वाली हीट और पैरेलल से फ्लो होने वाली हीट दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही बोला गया ना कि जितनी हीट इधर से फ्लो हो रही है उतनी ही हीट इधर से फ्लो हो रही है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है? सेम हीट फ्लो हो रही है। ठीक है साहब, ओके। यहाँ से QS की वैल्यू निकालो, यहाँ से QS की वैल्यू निकालो। कितना होगा? इस 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, किसकी आ जाएगी? QS की वैल्यू आ जाएगी। तो QS इजिकल टू क्या? 9/9 इंटू T1 - T2। इसको मैंने क्या किया? 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास? QS की। 2KA/3L। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? QS की वैल्यू आई। इधर आओ, यहाँ से QP की वैल्यू बताओ क्या होगा? इस T को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? QP की वैल्यू। T इंटू T1 - T2, साथ में है 3KA। बच्चों मेरे पास जगह कम है, स्मॉल l। ठीक है, अब क्या क्या कट पिट रहा है वो देख लो। T1 - T2 से T1 - T2 कट, KA से KA वो भी कट, L से L वो भी कट। क्या क्या बच गया? यहाँ की बात करते हैं। 9 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, अपॉन 3 बचा हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो T बचा हुआ है, पीछे वाला 3 बचा हुआ है, अपॉन में 1 बचा हुआ है। ठीक है सर, चलो सोल्व कर लो यहाँ से इसकी। 3 से 9 3 टाइम्स, और ये 3 से ये वाला 3 भी कट, तो कितना बच गया? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होने में यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड का टाइम लगेगा। जो हीट यहाँ से 9 सेकंड में फ्लो कर रही है वही हीट यहाँ पे 2 सेकंड में फ्लो करेगी। यानी कि यहाँ पे हीट करंट, एक चीज़ और पूछ सकता है कि हीट करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन हीट करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट करंट ज़्यादा होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की तुलना में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कई तरह से वो डील करवा सकता था, कई तरीके से इसको हार्ड बनाने के कैसे करता। अभी आपने क्या बोला? सेम अमाउंट ऑफ हीट। वो बोलते था इस यहाँ से अगर Q हीट फ्लो हो रही है तो यहाँ से Q/2 हीट फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं करना था, यहाँ पे Q/2 रख देते, खत्म। 1/2 से और डिवाइड कर देते थे। कैसे ही करो, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या था? हीट करंट का। कंसेप्ट किसका था? हीट करंट का। तो आपको वो आना चाहिए। इसको कॉपी करो, इसके बाद हम अपने पैटर्न के क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे। तब तक मैं पानी पीता हूँ। ठीक है बच्चों,
ये तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। या तो सीरीज में जुड़ा हुआ मिलेगा या फिर पैरेलल में जुड़ा हुआ मिलेगा। अब कुछ पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी फिरकी लेने के लिए काम आते हैं। मतलब ना तो सीरीज में होंगे ना ही पैरेलल में होंगे। सर क्या बात करो, तो फिर ये पढ़ा जो वेस्ट, अच्छा ये पढ़ा जो वेस्ट नहीं है। हाँ, इनके कंसेप्ट के बिहाफ पर हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पहले सामने जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए, आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। सर आप है ना, पाप लगेगा आपको। थैंक यू बेटा। तुझे बस सर, आप मुंबई नहीं जा सकते सर। थैंक यू बेटा। अच्छा देख, अब एक बड़ा प्यारा सा, है ना, अब नेक्स्ट पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको। तो जब मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अब मैं जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने करेंगे। लास्ट में आके, चैप्टर के लास्ट में आके हम उन सभी बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो डील करेंगे। तो जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सभी चैप्टर्स के लास्ट, चाहे 11th का चैप्टर हो चाहे 12th का चैप्टर हो, सभी चैप्टर्स के लास्ट में जो मोस्टली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे ये वाला चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है, उन सभी चैप्टर के लास्ट में एक इम्पल्स सीरीज करके लेक्चर्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, इम्पल्स सीरीज में जो है उस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, मतलब सारे ही क्वेश्चंस को हम उसमें कवर करेंगे। उसमें आपके बचे हुए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, उसमें आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम उसमें डील करेंगे। क्योंकि लेक्चर के दौरान 50 मिनट का लेक्चर होता है, उसे ख़त्म भी करना होता है, उसमें टॉपिक भी क्लियर करना है, उसमें सभी क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। तो सिर्फ हम पैटर्न वाइज क्वेश्चंस बता देते हैं लेक्चर में, बाकी सभी क्वेश्चंस जो है हम कहाँ डील करेंगे, इम्पल्स सीरीज में। ठीक है, तो अभी तो आपके वेट है, लेकिन जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर एक चैप्टर के लिए इम्पल्स सीरीज जो है वो चलाई जाएगी। तो मोस्टली जो भी बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि वो इम्पल्स सीरीज ज़रूर देखें। ठीक है, चलो, इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? इम्पल्स का मीनिंग होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ज़्यादा फोर्स, तो वो भी उसी तरीके से है। शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। सर अभी अब बातें मत करो, क्वेश्चन करो। थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। ये ले, नालायक आदमी, एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बच्चों, अभी तक हमने क्या किया कि या तो इस रोड के साथ में दूसरी रोड सीरीज में जोड़ दी या फिर पैरेलल में जोड़ दी, ऐसा किया। अब थोड़ा सा तूफानी करते हैं। सर माउंटेन ड्यू पी के आए हो? थैंक यू बेटा। ये ले, ये ले, ये ले। सर बस क्या कर दिया, ये ले। साथ में एक और है, टोपाज। वाओ, मेरे से एक ही बार में ड्राइंग अच्छी बन गई, वेरी गुड, शाबाश। चल, ये क्या बना दिया सर? अब ये 3 रोड रखी हुई है, रोड नंबर 1, वैसे तो इस नंबरिंग देने का कोई मीनिंग है नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी दे देते हैं। रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, एग्जाम्पल डालेंगे, बहुत ही बढ़िया, किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जो कहा क्या गया है, आइडेंटिकल रोड्स, ओ माई गॉड, दीज आर आइडेंटिकल रोड। सर इसका मीनिंग ये है कि इन सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया और इन सभी की लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो यल, दिस इज ऑल्सो यल, और ये भी यल। ओके, ये तीनों रोड आपस में इस पॉइंट पर, यहाँ पे क्या हो रही है, जंक्शन पे मिल रही है आपस में। इनका मिलान कहाँ हो रहा है, इस जंक्शन पे हो रहा है। मान लो जंक्शन का टेम्परेचर आप हमेशा से मानते आए हो थीटा, यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो नालायक, वो आदमी आपसे ये कहना चाहता है कि थीटा फाइंड करो। खुपच, क्या फाइंड करो, थीटा फाइंड करो। सर ऐसा तो हमने कभी कॉम्बिनेशन ही नहीं देखा, क्या करें? इसको मैं बताता हूँ, पहले आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करने का ट्राई करो। हो गया बच्चों? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, अगर बात करें जंक्शन टेम्परेचर की, तो कुल मिलाकर आपको क्या फ्लो करवानी है, हीट करंट।
आपको इतना तो पता लग गया कि ये क्या फ्लो करवाएगा, हीट करंट फ्लो करवाएगा। मान लो यहाँ से हीट करंट फ्लो हुई, अच्छे से जा रही थी। अच्छा एक बात और, इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है। इसकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है। अच्छा सोचो, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम, तीनों की लेंथ भी सेम, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम, इन सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है। अच्छा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल, L/Ka। अब तीनों रोड का L भी सेम, K भी सेम, A भी सेम, तो तीनों रोड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम। यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R। ठीक है मेरे यार, मच गया हाहाकार। चलो अब मत करो सर अत्याचार। वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ से जैसे ही मैंने हीट फ्लो करवाई, यहाँ तक तो आराम से हीट आई। इस जंक्शन पे आके इसको 2 पॉइंट मिल गए। इस जंक्शन पे आके इसको कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट इधर गया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट इधर गया। मान लो यहाँ पे गया H2, यहाँ पे गया H1। क्या बराबर जाएगा? बराबर जाने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर अलग अलग है। हाँ अगर यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 होता तो शायद मैं ये कह सकता था अपने दिल पर हाथ रख के कि यहाँ पर दोनों पर हीट जो है वो बराबर जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस है और यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो हीट करंट जाएगी वो भी अलग होगी, यहाँ पर जो हीट करंट जाएगी वो भी अलग होगी। लेकिन ये H1 और ये H2 कुछ इधर गई H1, इधर गई H2। ये H1 और H2 किससे मिलके बनी है? H से मिलके बनी है। भाई H1 और H2 किससे अलग हुई? H से अलग हुई। तो इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाहता है कि H = H1 + H2। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, इतना सा लिखा है मैंने, H = H1 + H2। क्या दिक्कत है? सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। क्या? यहाँ से थर्मल, यहाँ से हीट करंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ हीट करंट का अप्लाई करो, यहाँ हीट करंट का अप्लाई करो। हीट करंट का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे टेम्परेचर की फॉर्म में आएगा। याद है टेम्परेचर ΔT, टेम्परेचर की फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। H = कितना? H करंट कहाँ फ्लो हो रही है? इस वाली रोड में। H करंट कहाँ फ्लो हो रही है? इस वाली रोड में। हीट करंट का फॉर्मूला होता है ΔT/ रेजिस्टेंस। हीट करंट का फॉर्मूला होता है ΔT/ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 10 - थीटा। भाई यहाँ का टेम्परेचर 10, यहाँ का टेम्परेचर थीटा, तो कितना हो गया? 10 - थीटा। सर 10 - थीटा ही क्यों लिखा? थीटा - 10 भी तो लिख सकते थे। अरे नालायक, हीट इधर से इधर फ्लो हो रही है। हीट हमेशा हाई से लो फ्लो होती है, दैट इज इसका मतलब ये हाई है और ये लो है, तो 10 - थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पाप लगेगा आपको। चलो, अरे रे 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 रे, कुछ गलत हो गया। रुको, गलत क्या हुआ कि मैंने यहाँ से टेम्परेचर गलत ले लिया। ये 10 डिग्री पे नहीं है, ये 110 डिग्री सेल्सियस पे है। ये कितने पे है? 110 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बात है, ये हाई है तो ये लो है, तो हीट कहाँ से कहाँ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 90 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का है आपके पास कितना 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 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 110 - थीटा। अच्छा, रेजिस्टेंस बोलो R। अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रेजिस्टेंस बाद में कट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप चाहो तो L/K लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है यहाँ भी R सेम है, यहाँ भी R सेम है, यहाँ भी R सेम है, तो काय को वैल्यू रखूँ यार। ठीक है, चलो H1 की भी वैल्यू निकाल लो एक बार, ΔT/R1। टेम्परेचर डिफरेंस बोलो, थीटा - 90। इधर से इधर जा रही है तो मतलब थीटा - 90, दैट इज थीटा - 90 अपॉन R। तो R ही है, थर्मल रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। H2 बोलो ΔT/R2। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस थीटा - 100। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा - 100। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस थीटा - 100 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? R। अब इन सभी की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ भाई,
H इज इक्वल टू दिस, सो 110 माइनस थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू H1 की वैल्यू दिस, थीटा माइनस 90 अपॉन आर प्लस H2 की वैल्यू दिस, थीटा माइनस 100 अपॉन आर। अब देखो मैंने बोला था ना आपको 1 अपॉन आर कॉमन लोगे और इस 1 अपॉन आर से कट कर दोगे, तो यहाँ कितना बच गया 110 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 प्लस थीटा माइनस 100। दिस थीटा कितना हो गया 2 थीटा और ये वाला माइनस थीटा, तो ये इधर आके कितना बन गया 3 थीटा। ओके, ये माइनस 90 इधर गया प्लस 90, ये माइनस 100 इधर गया प्लस 100, कितना बन गया ये बन गया 190 200 300, कितना बन गया 300। थीटा इज इक्वल टू कितना आया 300 अपॉन 3, बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जंक्शन का टेम्परेचर भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या हुआ दोनों एंड का टेम्परेचर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालना था, कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग क्या करता वो, अब नालायक क्या करता, ये वाई बनाई हुई है इसको टी बना देता, ये वाई बनी हुई है ना इसको टी बना देता। देख कैसे 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 सर, ये देख, ये ले, ये टी बना दिया। अब कर ले, बात तो सेम ही है, ये 8 इधर से आएगी, इधर जाएगी H1, इधर जाएगी H2, वापस से सेम कॉम्बिनेशन लगा देने का, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं बनाया तो वो कभी कभी ऐसे भी बना देता है, ठे भाई खुपच 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 खुपच, ए इधर आ रहे, ये ले, ऐसे बना देगा, इस वाई को थोड़ा सा उल्टा कर देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बना देगा, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, तो वो चाहता है कि कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो इसको रखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पे बनते हैं, कॉपी करो इसको यहाँ तक, हो गया बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जैसे आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखे थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जब पढ़ा हमने, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हमने सर्किट बना के फिर सर्किट का कॉम्बिनेशन सोल्व करके सीरीज पैरेलल लगा के उसे सोल्व करके फाइनल अपन उसमें हीट करंट वगैरह सब चीज़ निकालते थे। सेम काम यहाँ भी होता है, कैसे सर, तो जो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा और उसे फिर बाद में उसके लिए हीट करंट वगैरह आप कैलकुलेट करो। कैसे, सेम अभी जो क्वेश्चन किया ना इसी क्वेश्चन को लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया इसी क्वेश्चन को लेते हैं, बस समझने का ट्राई करना, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन, ये नालायक इधर गया था। चलो आपको अच्छे से पता है कि सभी लेंथ बराबर है, बड़ी बन गई क्या, छी 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 छी, ये ले आज। ठीक है, हमें ये थी वाई शेप, ये एक पैटर्न, मैंने क्या किया सेम वाई शेप की पैटर्न इधर भी लगा दी। कैसे कैसे कैसे, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ किया, अब मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बना, मतलब इधर वाई थी और वापस उधर से भी वाई लेके आया और इनको आपस में मर्ज करा के, कितनी रोड हो गई 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल रोड्स, ये सभी क्या है आइडेंटिकल है। मोस्टली इन सभी क्वेश्चंस में आपको सारी रोड्स क्या मिलेगी, आइडेंटिकल रोड्स मिलेगी। फिर भी अगर अलग मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, R1 अपॉन R2, R1 R2 R3 R4 अलग अलग निकाल लेना, है ना। वैसे तो आइडेंटिकल ही मिलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको इसके क्या निकालना है, वापस वही हीट करंट वगैरह निकालना है। पहले मुझे बताओ कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। मान लो मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर कितना मानूँ कितना मानूँ कितना मानूँ कितना मानूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मान लेता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर मान लिया और मैंने आपको जंक्शन इस वाले जंक्शन का टेम्परेचर निकालने को बोला। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार ट्राई करो। अगर इसकी जगह रेजिस्टेंस होते, ये थर्मल रोड ना होके इसकी जगह रेजिस्टेंस होते तो कैसे सोल्व करते? अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस होते तो कैसे सोल्व करते? सॉरी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते। अभी क्या है, रोड है, रोड की जगह अगर रेजिस्टेंस होते तो कैसे सोल्व करते वो करो। मैंने क्या कहा था आपको बच्चों, मैंने आपको ये बोला कि अगर इसकी जगह थर्मल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होते तो कैसे सोल्व करते? इसकी जगह मैं एक बार कैमरे में देखता हूँ, अच्छी दिख रही है, बिल्कुल अच्छे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ। ओके, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, अब मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल रोड, मतलब इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह सब सेम है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है, तो इसका सब सेम है, तो इसका आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, और इसका भी आर, और इसका भी आर, ठीक है मेरे यार। मतलब सभी जो 6 रोड है, इन सभी 6 की 6 रोडों का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा, आर 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 आर। अब बच्चों सुनना, अगर जस्ट इसको क्या करो, अपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के सर्किट से एक बार थोड़ा सा रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, चलो 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 बाहर निकलो बाहर निकलो, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये हो गए, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये भी आर, 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 और ये भी आर। देख ले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ, सुनना, मुझे कहाँ निकालना है टेम्परेचर, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे मुझे थीटा निकालना है, इस ए पॉइंट पे, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, इस बीच वाले ब्लॉक को सोल्व करता हूँ, इस बीच वाले कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये ऊपर वाले कितने हो गए सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, और ये दोनों आपस ऊपर नीचे क्या हो गए, पैरेलल में। नहीं समझ में आया, देख ले भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, इन दोनों को सीरीज में है तो ये हो गया 2r, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है इसलिए ये भी 2r, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे वापस से तेरे को वही थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है। यहाँ का टेम्परेचर तेरे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर तेरे को 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, क्या दिक्कत है भाई। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इन दोनों की जगह पैरेलल लिख के, इन दोनों की जगह पैरेलल सोल्व कर लूँ मैं, इन दोनों को पैरेलल सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, वापस से आर। भाई ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इस बीच वाले सर्किट का, इस बीच वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर आएगा। ये पहले से आर था ही सही, ये भी पहले से आर था। यहाँ आपको थीटा निकालना है, ये आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी सुविधा के अनुसार 2 रोड में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जंक्शन पे टेम्परेचर निकालना कब आता है, जब 2 रोड कनेक्टेड हो। मैंने अभी तक जितने भी जंक्शन वाले सोल्व किए हैं उसमें कैसे सोल्व किया है, उसमें क्या था, ऐसा था, याद है। तो यहाँ पर क्या था, थीटा था, एक रोड ये थी, दूसरी रोड ये थी, तो इस दोनों के बारे में मैंने हीट करंट अप्लाई किया है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई किया, सोल्व कर दिया। तो मुझे कब आता है, जंक्शन पर टेम्परेचर फाइंड करना कब आता है, जब दोनों किस में हो, सीरीज में हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, मुझे कितने चाहिए, 2। अब देखो ये वाला और ये वाला पीछे वाले दोनों क्या सीरीज में हैं, तो इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दिया 2r, ये r है सही, ये आपको थीटा निकालना है। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ तक के चेंज नहीं किया, इसको कभी भी चेंज नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस थीटा के इधर वाले सभी कंपाउंड को चेंज कर दिया, इस थीटा के पूरे इधर वाले सर्किट को कंप्लीट चेंज कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना है, 2r।
तो इस रोड को मैं कैसे बना सकता हूँ इक्विवेलेंटली, इस रोड को ऐसा बना सकता हूँ, ये R और ये 2R है ना, हाँ 2R, और इसका टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री, लास्ट वाले एंड का टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट वाले एंड का 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जॉइंट का टेम्परेचर कितना थीटा। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर ये सर्किट होता तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनता। अब आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको अच्छे से पता है हीट किधर से किधर फ्लो होगी, हीट इधर से इधर फ्लो होगी सर। हाई टेम्परेचर तो यहाँ है, लो टेम्परेचर यहाँ है, ठीक है। पहली वाली रोड के लिए बात करो, मान लो H1 फ्लो हुई पहली वाली रोड से H1 और दूसरी वाली रोड में कितनी है H2। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट क्या होती है, बराबर होती है। फिर भी H1 के लिए बोलो डेल्टा T बाई आर, डेल्टा T बोलो 200 माइनस थीटा, R बोलो 2R, H2 डेल्टा T बाई आर, टेम्परेचर डिफरेंस बोलो थीटा माइनस 20, थीटा माइनस 20, रेजिस्टेंस बोलो R। सीरीज कॉम्बिनेशन से लिए आपको अच्छे से पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको अच्छे से पता है कि H1 इक्वल टू H2 होता है, दैट इज 200 माइनस थीटा अपॉन 2R इज इक्वल टू दिस थीटा माइनस 20 अपॉन R। R ने R को मार डाला, सोल्व करो, 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 40। मैंने क्या किया, इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली कितना बन गया 3 थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का 40 इधर गया तो प्लस का 40 240, सो थीटा इज इक्वल टू कितना 240 अपॉन 3 बोले तो 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चों, अगर इसकी जगह वो यहाँ पूछता तो, यहाँ वाले का पूछता तो भी सेम आता 80 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सभी क्या है आइडेंटिकल रोड है। हाँ, अगर कोई आइडेंटिकल ना होती तो फिर यहाँ पर भी हम निकालते, यहाँ पर भी सेम पैटर्न करते, सेम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालते। ठीक है, कॉपी करो। तो इस वाले पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको आनी चाहिए, इसके लिए आपको सर्किट सोल्व करना आना चाहिए। अगर ये सर्किट सोल्व हो जाता है इजीली, कुछ मत करो, कभी भी ऐसा दिखे आपको कॉम्बिनेशन तो रोड की जगह क्या रख दो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रख दो, आपको इजी हो जाएगा। ये करने का तरीका है, पैटर्न नहीं है ये सोल्व करने का एक ट्रिक है। वैसे तो आपको आना चाहिए, ऐसा मेथड आना चाहिए, बट अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, ये आपको डराता है, डराने का नहीं, ये आपको डराएगा लेकिन डरने का नहीं। यहाँ क्या कर दो, रोड की जगह रेजिस्टेंस पुट कर दो, सोल्व कर लो, खत्म। तो बच्चों ये था आपका सारे पैटर्न के क्वेश्चन। अब हमारे बचे हुए 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों। अब एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम उसे पढ़ लेते हैं ताकि कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम उसको डायरेक्टली डील कर पाएँ। वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्ट ध्यान रखना है और कुछ खास बात ध्यान नहीं रखनी है। दैट इज इंगेज हॉज एक्सपेरिमेंट। सर क्या 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 नया नाम है, इंगेज हॉज एक्सपेरिमेंट। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ाया भी नहीं जाता है इसको, इंगेज हॉज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैसे इसमें उसने क्या कहा, एक उसने कुछ इस तरीके का सेटअप लिया, उसने एक सेटअप लिया। एक्सपेरिमेंट है तो आपको अच्छे से पता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें, मुझे एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं पर भी आप एक्सपेरिमेंट पढ़ो तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, लेकिन आपको मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से। क्योंकि जो भी आप एक्सपेरिमेंट पढ़ाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप उसका रिज़ल्ट याद रख सको और उस रिज़ल्ट को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सको, ठीक है। तो हमें सिर्फ रिज़ल्ट याद रखना है। उन्होंने क्या किया, इस तरीके से मान लो कहीं पे एक सेटअप लिया, एक बॉक्स लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, वैक्स मटेरियल है, या मतलब इसको क्या किया, हीटअप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से उन्होंने 3 रोड ली,
यहाँ से उन्होंने क्या किया, 3 रोड बाहर निकाली हुई है। ठीक है, यहाँ से उन्होंने सिर्फ 3 रोड बाहर निकाली हुई है। अब इन तीनों रोड पर अलग अलग लेंथ पर वैक्स मटेरियल से कोटेड कर दिया इनको क्या किया, अलग अलग लेंथ पर वैक्स मटेरियल से कोटेड कर दिया। तीनों रोड सेम थी, आइडेंटिकल थी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह सब कुछ सेम थी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह सब सेम थी। बट इन्होंने क्या किया, ये L3, ये L2 एंड दैट इज L1। बस। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों रोड पर अलग अलग लेंथ तक वैक्स मटेरियल पॉलिश कर दिया, मतलब वेस्लिन लेके आए और वेस्लिन क्या किया इन्होंने, अलग अलग लेंथ तक लगा दी। ठीक है, वैक्स मटेरियल पॉलिश कर दिया। अब डिपेंड क्या है, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को शो किया तो उन्होंने जब देखा तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये रोड क्या होगी, हीटअप होगी, ये रोड भी क्या होगी, हीटअप होगी। अगर रोड हीटअप होगी तो इसका जो वैक्स है वो भी मेल्ट होगा, इनका जो वैक्स है वो भी मेल्ट होगा। तो इसका जो वैक्स है, इनका जो वैक्स है वो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इनका जो वैक्स है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, जहाँ तक आपने वैक्स लगाया हुआ है, ये लेंथ क्या है, जहाँ तक आपने वैक्स लगाया हुआ है। तो ये जो वैक्स मटेरियल है ये मेल्ट होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड्स। ये किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड। मान लो इसकी क्या है, K3 है, इसकी K2 है और इसकी K1 है। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे मैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा रहे, तीनों की क्या है, अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है। तो जैसे जैसे मैं थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाता गया, वैसे वैसे जो वैक्स है वो लेंथ के अकॉर्डिंग स्क्वायर फॉर्म में मेल्ट होता गया। मतलब ये कि थर्मल कंडक्टिविटी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। थर्मल कंडक्टिविटी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मतलब इस रोड पर सपोज करते हैं मैंने यहाँ तक जो है वैक्स मटेरियल से कोटेड किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको हीटअप करने पर कितनी लेंथ तक या कितना जो मेरा वैक्स मटेरियल है वो कितना मेल्ट हुआ है। मैं क्या जानना चाहता हूँ कि इस पर जो है वैक्स मटेरियल जो है वो कितना मेल्ट हुआ है। मान लो L1 10 सेंटीमीटर तक मेल्ट हो गया, 5 सेंटीमीटर तक मेल्ट हो गया, 25 सेंटीमीटर तक मेल्ट हो गया। तो वो जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, लेंथ L इजिकल टू लेंथ ऑफ मेल्टेड वैक्स। एक्चुअली में ये क्या है, लेंथ ऑफ वेल्टेड वैक्स के आपके थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे। किस तरीके से डिपेंड करता है, इस तरीके से, यानी कि K1 अपॉन इज इक्वल K2 दैट इज K3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर। बस दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना कोई खास है नहीं। लेकिन अगर आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैंने 2 रोड ली, अब दोनों रोड पर मैंने 5 सेंटीमीटर और एक पर, या ऐसा बोल देते हैं कि एक पर 2 रोड लेता हूँ मैं, कितनी लेंथ की लूँ, ओके 100 मीटर तक, और एक पर मैंने 64 मीटर तक जो है, या 64 मीटर तक मैंने वैक्स मटेरियल पॉलिश कर दिया। बताओ थर्मल कंडक्टिविटी कितनी के पर क्या डिपेंड करेगा, हीटअप किया, वैक्स मटेरियल मेल्ट हुआ, तो बताओ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या होगा। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। अंडर रूट निकाल दो तो K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। नहीं समझ में आया, देख मान लीजिए 2 रोड ली, ये 2 रोड ली, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2। मैंने क्या किया, इस पर L2 लेंथ तक मैंने वैक्स मटेरियल लगा दिया, इस पर L1 लेंथ पर मैंने वैक्स मटेरियल लगा दिया। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 मैंने ली 64 और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 मैंने ली 100।
ठीक है। अब मैंने जैसे ही मैंने इसको क्या किया, हीटअप किया, तो आपको पता है कि वैक्स मटेरियल क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना मेल्ट हुआ, यानी कितनी लेंथ तक मेरा जो वैक्स मटेरियल है वो मेल्ट हुआ। तो लेंथ का रेशियो निकालना है। सो L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 क्या होगा, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर इजिकल टू K1 अपॉन K2। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो इस तरीके से लिख दूँ। सो फाइनली मुझे क्या निकालना है, L1 अपॉन L2 निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में K1 K2। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर की जगह इसका अंडर रूट निकाल लिया। बोलो L1 अपॉन L2, अंडर रूट में K1 बोलो 100, K2 बोलो 64। कितना हो गया, 100 का स्क्वायर कितना, अंडर रूट कितना हो गया 10, 64 का अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 10 अपॉन 8, यानी कि इसको और सोल्व करोगे तो 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 2 से कट गया 4, ओके। तो अंडर रूट 5 अपॉन 2, इन दोनों की लेंथ का रेशियो कितना आया, L1 अपॉन L2 कितना आया, अंडर रूट 5 अपॉन 2। सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसा अगर इस तरीके से कोई वैसा आया नहीं है शायद, बट अगर आता है तो आप इस तरीके से इसको डील करते हैं। तो बच्चों वे खुशखबरी है आपके लिए कि आपका थर्मल कंडक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है कन्वेक्शन, नेक्स्ट लेक्चर है कन्वेक्शन पर। कन्वेक्शन का इतना कोई खास आपके ना तो NCERT में दिया हुआ है, ना ही आपके कंपटीशन में कोई खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बस एक ही लेक्चर में उसके लिए बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पर हम रेडिएशन पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए इतना ही, और बाकी सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है, कुछ और अच्छे हुए क्वेश्चन है, वो सब आप इम्पल्स वाले लेक्चर्स में देख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।